नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम थर्ड चैप्टर का जो हमारे पार्ट नंबर 3 है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, आप उनको वीडियो लेक्चर को वापस देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा पार्ट नंबर है ये आपके थर्ड नंबर पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, हमने सेकेंड पार्ट में देखा था कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है कि पराग नलिका होती है वो सबसे पहले बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद में भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। ठीक है, और भ्रूण कोश में किस तरह से कौन से भाग से आपकी प्रवेश करती है वो भी मैंने आपको डिटेल से बताया था। ठीक है, इन भागों को मैंने आपको डिटेल से बताया था, आप वो पिछले वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। जैसे वो भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है पराग नलिका, तब आपके वहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और मैंने लास्ट में वहाँ पे एक बात बताई थी आपको कि जो पराग नलिका का एक केंद्रक होता है वो तो अंड कोशिका से के साथ मिलता है, तब किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण। और एक पराग नलिका के अंदर जो नर युग्मक होता है वो आपकी द्विगुणित जो बीच में कोशिका होती है जो आपके भ्रूण कोश के अंदर, उसके साथ मिलकर के आपके 3N प्रकार की एक संरचना का निर्माण करता है। कैसी संरचना का निर्माण करता है, 3N संरचना का निर्माण करता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण पोष कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण पोष। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी वहां पे लास्ट में। अब देखो, वहां पे हमने देखा था कि पराग नलिका प्रवेश तो करती है भ्रूण कोश के अंदर, पर वहां पे कौन कौन सी घटना होती है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, भ्रूण कोश में अंड कोशिका तथा एक नर युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, युग्मक संलयन, अथवा इसे क्या कहते हैं, सत्य निषेचन, अथवा इसे क्या कह सकते हैं, प्रथम निषेचन कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस बात को समझना यहाँ पे कि भ्रूण कोश की बात कर ली हमने, भ्रूण कोश में अंड कोशिका होती है, कौन सी अंड कोशिका होती है ये भी मैंने आपको बताया था। अब भ्रूण कोश में जो अंड कोशिका होती है, ठीक है, उस अंड कोशिका के साथ कौन मिलता है, आपकी एक नर युग्मक। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये नर युग्मक कहाँ से आ गया, तो नर युग्मक देखो, पराग नलिका की मैंने आपको ये संरचना बताई थी, ये संरचना आप देखो यहाँ पे, ये पराग नलिका की संरचना मैंने बताई थी एक। ठीक है, ये नर युग्मकोद्भिद की संरचना, ये पराग नलिका का निर्माण होता है। ये देखो, ये पराग कण है, यहाँ पे इन पराग कणों से ये पराग नलिका निकलकर इसमें प्रवेश करती है, मैंने सारी डिटेल्स आपको बताई थी। ठीक है, इसके अंदर देखो 2 केंद्रक होते हैं, और इन दोनों केंद्रकों को हमने क्या कहा था, मेल गेमेट्स कहा था, अर्थात नर युग्मक कहा था। ठीक है, ये नर युग्मक। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे पराग नलिका इस भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करेगी, किसके अंदर प्रवेश करेगी, इस बीच वाली संरचना के अंदर ये पराग नलिका क्या करेगी, प्रवेश करेगी भ्रूण कोश के अंदर। ठीक है, ये है क्या, भ्रूण कोश। देखो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, भ्रूण कोश, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये क्या, भ्रूण कोश है। और भ्रूण कोश की अगर रियल में संरचना देखें तो ये आपकी इस प्रकार की संरचना होती है, भ्रूण कोश की संरचना। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था नीचे की ओर 3 कोशिका, जिसमें से बीच वाली कोशिका अंड कोशिका, ऊपर 3 क्या होती है, आपकी प्रतिमुखी कोशिका, जबकि ये 2 साइड वाली जो कोशिका होती है इन्हें क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। और ये जो बीच में जो कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपकी ध्रुवीय कोशिका या केंद्रीय कोशिका हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पराग नलिका इसमें प्रवेश करेगी, भ्रूण कोश के अंदर क्या करेगी, प्रवेश करेगी। तो यहाँ पे देखो, जैसे भ्रूण कोश के अंदर पराग नलिका प्रवेश करती है, यहाँ पे जैसे भ्रूण कोश के अंदर पराग नलिका क्या करती है, प्रवेश, तो जो 2 सहायक कोशिका होती है, ये सहायक कोशिका होती है वो क्या हो जाती है, दोनों ही नष्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो, पराग नलिका के अंदर आपके 2 केंद्रक पाए जाते हैं, मैंने बताया था, नर युग्मक होते हैं दोनों। ठीक है, इनमें से ये एक केंद्रक इस अंड कोशिका के साथ मिलता है, तो N+N, मतलब ये एक N तो कौन सा हो गया, आपके नर युग्मक का, और दूसरा N कौन सा हो गया, यहाँ पे आपकी ये अंड कोशिका का। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे ये क्या बना लेते, 2N भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण करते हैं, 2N भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये बात तो फ्री हुई, एक केंद्रक की बात हमने यहाँ पे कर ली थी। अब देखो, जो सबसे पहले यहाँ पे 2N भ्रूण का निर्माण हुआ है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्य निषेचन।
क्या कहते हैं, सत्य निषेचन, या फिर इसी को हम कह सकते हैं प्राथमिक निषेचन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्राथमिक निषेचन भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले केंद्रक किसके साथ मिला था, अंड कोशिका के साथ में मिला था। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सत्य निषेचन या प्राथमिक निषेचन कहते हैं। यहाँ वाली बात तो क्लियर हो गई। अब देखो जो पराग नलिका हमारे पास है, इस पराग नलिका में ये एक और केंद्रक बचा है, और जैसे पराग नलिका आगे चल के जाएगी तो यहाँ पे क्या आपके एक द्विगुणित कोशिका, मतलब इसमें केंद्रक कितने आपके, 2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 2n, और 2n के साथ में ये एक केंद्रक ये मिलेगा तो प्लस n, यहाँ पे कितने n हो जाएंगे, 3n। ठीक है, ये जो 3n संरचना बनी थी, अब देखो इस 3n संरचना को मैं अलग पेज पे समझाने जा रहा हूँ। अब ये जो 3n संरचना बनी थी, इस 3n संरचना को हम कहते हैं भ्रूणपोष। अब देखो यहाँ पे भ्रूणपोष नाम है, भ्रूणकोष नहीं, अब ये यहाँ पे भ्रूणपोष है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। अब देखो भ्रूणपोष का निर्माण हुआ, ये सबसे पहले किसका निर्माण हुआ हमारे पास में, भ्रूण का निर्माण हुआ था, 2n भ्रूण का निर्माण। तो यहाँ पे 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक निषेचन कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं, जबकि इसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक निषेचन कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो इसी बात को मैं वापस आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाने वाला हूँ, एकदम अच्छे तरीके से आप इसको समझते जाइए। ठीक है, देखो इसमें क्या है, देखो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये संरचना आपकी किसकी संरचना है, सबसे पहले बीजांड की संरचना है, बीजांड के अंदर ये भ्रूणकोष की संरचना है। ठीक है, ये देखो ये पराग नलिका आ रही है, पराग नलिका में ये 2 केंद्रक हैं। जैसे पराग नलिका इसके पास आएगी यहाँ पे, तो ये बीच में जो येलो कोशिका दिखाई दे रही है, कौन सी कोशिका, आपकी एग सेल मतलब अंड कोशिका। ठीक है, और साइड वाली दोनों कौन सी कोशिका है, सहायक कोशिका, और बीच वाली एक कोशिका कौन सी हो जाएगी, आपकी ध्रुवीय कोशिका, या जिसे हम केंद्रीय कोशिका कह सकते हैं। अब देखो क्या होता है, ये पराग नलिका देखो इसके अंदर प्रवेश कर रही है, यहाँ पे ये पराग नलिका इसके अंदर प्रवेश कर रही है। ठीक है, जैसे पराग नलिका प्रवेश करेगी, ठीक है, यहाँ पे तो ये जो एक केंद्रक है, ये एक केंद्रक इस एंड कोशिका के साथ में मिल जाएगा, तो यहाँ पे n + n कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2n, और ये 2n किसका निर्माण करता है, आपके भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो एक केंद्रक तो ये तो फ्री हो गया, बाकी बचा एक केंद्रक, ये कहाँ पे जाएगा, तो ये केंद्रक जाएगा इस ध्रुवीय कोशिका के पास में। ध्रुवीय कोशिका के पास में केंद्रक है कितने, पहले से 2 केंद्रक है, जिसे हम क्या लिखते हैं, 2n, और हमने देखा भी था यहाँ पे 2 केंद्रक होते हैं, तो ये 2n + n कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 3n। तो ये 3n होगा, ये किसका निर्माण करेगा, आपके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं, कि 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसी डिटेल को थ्योरी के द्वारा हम समझते हैं यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले देखो कुछ नहीं है इसमें, जो मैंने भाषा बताई थी वो ध्यान में रखना, कि भ्रूण कोश में अंड कोशिका एक नर युग्मक के संलयन के साथ युग्मक संलयन, अथवा जिसे क्या कहते हैं, सत्य निषेचन, या जिसे क्या कहते हैं, प्राथमिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या बनता है, द्विगुणित 2n युग्मनज बनता है, और युग्मनज हमेशा क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। ये आपको बात तो पता ही है। अब देखो दूसरा जो नर युग्मक है हमारे पास, दूसरा जो नर युग्मक जो आपके पराग नलिका में दूसरा जो केंद्रक बचा है, द्वितीय केंद्रक से संयोजित होकर दूसरा जो नर युग्मक है वो आपके द्वितीय केंद्रक, मतलब जो बीच में जो 2n केंद्रक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 ध्रुवीय केंद्रकों, जो बीच वाले कोशिका होती है वो कौन सी होती है, ध्रुवीय कोशिका। उन ध्रुवीय कोशिका के जो केंद्रक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, संयोजित होकर त्रिगुणित, त्रिगुणित का मतलब 3n, त्रिगुणित का मतलब 3n संरचना बनाती है। ठीक है, तो 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है।
और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, त्रिक सलयन मतलब 3n यहाँ पे बन रहे केंद्रक, तो इसे हम क्या कहते हैं, त्रिक सलयन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 3n केंद्रकों में सलयन होता है। क्लियर है बात, मैंने अभी जो डायग्राम के द्वारा बताई थी वही बात यहाँ पे लिखी हुई है थ्योरी में। तो युग्मक सलयन एवं त्रिक सलयन की घटना को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, द्विनिषेचन, या इसे हम दोहरा निषेचन कह सकते हैं। ये बात आपको अब यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात कि पराग नलिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। एक केंद्रक तो किसके साथ में जुड़ता है, अंड कोशिका के साथ में, जिसे n+n 2n संरचना बनाते हैं और वो क्या होती है, युग्मनज, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक निषेचन। क्लियर है बात यहाँ पे। जबकि जो पराग नलिका में दूसरा जो केंद्रक बचा है वो केंद्रक ध्रुवीय कोशिका के साथ में जुड़ता है। अब भ्रूण कोश में ध्रुवीय कोशिका, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बता रखी है, आपको पता होनी चाहिए। अब तो ध्रुवीय कोशिका के साथ में जैसे ये जुड़ता है तो आपके 3n प्रकार की संरचना बना लेता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे हम त्रिक सलयन भी कह सकते हैं। द्विनिषेचन का अध्ययन है वो सर्वप्रथम आपके नवास्चिन द्वारा फ्रिटिलेरिया एवं लिलियम नामक पौधों में किया गया। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि द्विनिषेचन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो नवास्चिन द्वारा फ्रिटिलेरिया व लिलियम नामक पौधों में किया गया था। द्विनिषेचन आवर्तबीजी पादपों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। एंजियोस्पर्म के अतिरिक्त, एंजियोस्पर्म मतलब कौन से प्लांट, आवर्तबीजी प्लांट। ठीक है, जिनके सीड के चारों ओर क्या पाया जाता है, सीड कोट पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपके एंजियोस्पर्म प्लांट के अतिरिक्त अन्य किसी पादप वर्ग में यह नहीं पाया जाता। ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म में आपकी ये द्विनिषेचन की घटना होती है, बाकी किसी पादप में आपके द्विनिषेचन की घटना नहीं होती है। ठीक है, द्वितीयक केंद्रक तथा एक नर युग्मक के सलयन को कभी कभी द्वितीय निषेचन भी कहते हैं। देखो, प्राथमिक निषेचन तो हमारे पास एक तो अंड कोशिका और पराग नलिका का जब केंद्रक मिलकर 2n संरचना बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक निषेचन। जबकि 3n संरचना जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक निषेचन। यही बात आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इस बात को मैंने यहाँ पे आपको डिटेल से इन डायग्रामों के द्वारा आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। ठीक है, आप इनको अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो हमने देखा था कि इस 3n भ्रूणपोष का निर्माण तो हो गया, पर इसका कुछ विशेष महत्व है क्या, बिल्कुल मैं बोलूँगा कि यहाँ पे इस भ्रूणपोष का विशेष महत्व है। अब आप पूछोगे इसका क्या महत्व है, तो देखो बात सुनो। देखो, भ्रूणपोष, यहाँ पे नाम है पोष, तो आपको इससे क्या मतलब निकालना है, पोषण। क्या निकालना है, पोषण। ठीक है, अब देखो, पोषण है तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ भोजन प्रदान करेगा। और ये करता क्या है, ये क्या करता है कि जो भ्रूण है इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, भ्रूणपोष करता है। ठीक है, अब देखो, आपको यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होगा या नहीं होता है तो क्या होगा। तो आप पता है यहाँ पे कि भ्रूणपोष कार्य क्या करता है, कि भ्रूणपोष क्या कार्य करता है, कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अगर इसी का निर्माण नहीं हुआ यहाँ पे तो भ्रूण का निर्माण शुरू नहीं हो जाएगा, भ्रूण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है बात यहाँ पे कि भ्रूणपोष का अगर कार्य पूछा जाए आपको एग्जाम में कि भ्रूणपोष क्या कार्य करता है, तो पीछे नाम देखना है, वहाँ पे पोष लिखा हुआ है, तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है कि भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। क्लियर है बात यहाँ पे भ्रूणपोष के कार्य के बारे में। अब देखो नेक्स्ट बात यहाँ पे कि द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन का महत्व क्या है, जो मैंने अभी बात बताई थी भ्रूणपोष के कार्य की, वही यहाँ पे द्विनिषेचन का महत्व बताया गया है। ठीक है, अब देखो, एक नर युग्मक से अंड कोशिका से संयोजित जो द्विगुणित युग्मनज बनता है, जो परिवर्तित होकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब देखो, दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजित होकर 3n भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। इससे भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है जो विकसित हो रहे भ्रूण के पोषण के लिए प्रारंभिक स्रोत है। क्लियर है बात यहाँ पे समझ में आ गई
कि भ्रूण पोष क्या करता है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। उसी पोषण का क्या ये स्रोत है और बाकी कोई स्रोत नहीं है वो इस भ्रूण का, ठीक है। और भ्रूण पोष में भ्रूण के पोषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। अनेक पादप भ्रूण वैज्ञानिक का मानना है कि भ्रूण में पैतृक एवं मातृ गुणसूत्र होने के कारण ये संकर ओज प्रदर्शित करता है। बीजों की जीवन क्षमता के लिए युग्मक संलयन एवं त्रिक संयोजन दोनों ही आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो भ्रूण का विकास क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और भ्रूण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और इससे जीव द्रव्य का पुनर्व्यास एवं नवीनीकरण होता है। अतः ये दोनों प्रक्रिया क्या है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए पादपों में जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया है वो क्या है, अत्यंत आवश्यक है, पादपों के लिए अत्यंत जरूरी है, ठीक है। अब देखो 3N है, एक हमारे पास 2N है। 2N तो किसका निर्माण करता है, आपको पता है, भ्रूण का निर्माण। और ये किसका निर्माण करेगा, आपके भ्रूण पोष का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये दोनों घटनाओं का होना अत्यंत जरूरी है, मतलब द्विनिषेचन का होना पादपों में अत्यंत जरूरी है। अगर द्विनिषेचन नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे द्विनिषेचन का महत्व बताया गया। ये द्विनिषेचन का महत्व मैंने आपको अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, यहाँ पे भ्रूण पोष के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि भ्रूण पोष क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था आपको कि जो त्रिगुणित संरचना बनती है वो त्रिगुणित संरचना क्या कहलाती है, भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म कहलाती है, ठीक है। देखो पहले हमने एक संरचना पढ़ी थी, वो तो संरचना थी आपके भ्रूण कोश की, भ्रूण कोश, और ये संरचना हमारे पास भ्रूण पोष की। दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना, ठीक है। पोष मतलब पोषण और इसमें आपके 3N केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आवर्तबीजी पौधों में त्रिक संलयन के द्वारा आवर्तबीजी पौधों में त्रिक संलयन के द्वारा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है एवं इनका निर्माण हमेशा निषेचन के दौरान होता है, परंतु अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले ही हो जाता है और यह अगुणित होता है। किस में अगुणित होता है, अनावर्तबीजी पादपों में, जबकि आवर्तबीजी पादपों में कैसा होता है, ये 3N प्रकार का होता है, ठीक है। भ्रूणपोष भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषण भी क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। किसको पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को। तो भ्रूण के विकास के लिए क्या करता है, ये आवश्यक पोषण प्रदान करता है, ठीक है। और विकास की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका केंद्रीय, कोशिकीय और हेलोबियल, ठीक है। अब देखो इसको मैं एकदम आसान तरीके से आपको एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखो हमारे पास क्या है, 3N केंद्रक है। अगर इस 3N में केंद्रक है, मान लो ये आपके भ्रूणपोष है, इसमें केंद्रक कितने, 3। अगर इन केंद्रकों में विभाजन होगा तो 3 से कितने केंद्रक बनेंगे, यहाँ पे 6 केंद्रक बनेंगे। ये लो 6 केंद्रक, 6 केंद्रकों में विभाजन होगा तो क्या यहाँ पे कितने केंद्रक बनेंगे, आपके 12। इस प्रकार अनेक सारे केंद्रक बन जाते हैं और ये सारे के सारे केंद्रक परिधि की ओर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और बीच में क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। बीच में क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अनेक सारे केंद्रकों का निर्माण होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आपके केंद्रीय भ्रूणपोष। समझ में आया केंद्रीय भ्रूणपोष क्या होता है, ठीक है। अब देखो सेकेंड नंबर है हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष। अब देखो यहाँ पे केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं लेकिन इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, तब तो वो क्या आपके केंद्रीय भ्रूणपोष। अगर मान लो इनके चारों तरफ, केंद्रकों के चारों तरफ ये लो कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया, कोशिका का निर्माण हो गया, ठीक है। ये लो कोशिका का निर्माण कर दिया मैंने इनके चारों ओर, तब इन्हें बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष। बात वही है, केंद्रीय भ्रूणपोष में केंद्रक के चारों तरफ कोई भी कोशिका का निर्माण नहीं होता है, जबकि कोशिकीय भ्रूणपोष में उन केंद्रकों के चारों तरफ क्या हो जाता है, आपकी कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। तो पहला तो हो गया आपकी केंद्रीय भ्रूणपोष, सेकेंड नंबर हो गया आपकी कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर है आपके हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। ये देखो थर्ड नंबर टाइप कौन सा, आपके हेलोबियल। थर्ड नंबर कौन सा, आपके हेलोबियल। देखो हेलोबियल को कैसे समझना है, एकदम आसान भाषा में। हेलोबियल है
हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? अगर दो चीज़ों का मिक्सर हो तो हम क्या बोलते हैं आम भाषा में? मारवाड़ी में क्या बोलते हैं उसे? हेड़ियो बेड़ियो, है ना। तो हेड़ियो बेड़ियो मतलब क्या है यहाँ पे कि केंद्र के और कोशिका दोनों भ्रूणपोष होते हैं। मतलब कुछ केंद्रक के चारों तरफ कोशिका का निर्माण नहीं होता है, जबकि कुछ केंद्रकों के चारों तरफ क्या हो जाता है? कोशिका का निर्माण हो जाता है। वो आपके हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष कहलाता है। क्लियर है बात? यहाँ पे देखो डायग्राम के द्वारा भी समझ लेते हैं। ये देखो कुछ केंद्रक दिखाई दे रहे होंगे आपको, एकदम फ्री है। बीच में ये आपकी एक रिक्तिका बन गई और चारों तरफ एक केंद्रक व्यवस्थित हो गई और इससे क्या बोलते हैं? केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक है, केंद्रक में विभाजन के आधार पर इनका डिवाइडेशन किया हुआ है। अगर इन्हीं केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका का निर्माण हो जाता है, ये देखो ये कोशिका का निर्माण हो गया, तब इसे बोलते हैं क्या? कोशिकीय भ्रूणपोष। क्लियर है बात यहाँ पे? अब देखो हेलोबियल भ्रूणपोष मतलब क्या होता है आपकी? कुछ के चारों तरफ तो देखो यहाँ पे एकदम फ्री केंद्रक है और कुछ के चारों तरफ देखो यहाँ पे क्या आपकी कोशिका का निर्माण हो गया। तो दोनों का मिक्सर, केंद्रीय और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों का क्या मिक्सर, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नारियल का जो तरल पानी है, नारियल कोकोनट, ठीक है, जो तरल पानी है नारियल का तरल पानी, वो तो केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। कौन से भ्रूणपोष का उदाहरण? केंद्रीय भ्रूणपोष का। जबकि जो नारियल की गुदा, जिसे हम खाने योग्य जो भाग होता है नारियल का, जिसे हम घिरी कहते हैं आम भाषा में, ठीक है, वो भाग कौन सा? आपके कोशिकीय भ्रूणपोष का। कौन सा है? कोशिकीय भ्रूणपोष का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको भ्रूणपोष के बारे में बता दिया कि भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष। आप इनको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं, मैंने डायग्राम के द्वारा इनको बताया। अब जो थ्योरी है वो आप खुद पढ़ लें। ठीक है, केंद्रक में देखो विभाजन तो होता है केंद्रकों में, पर केंद्रकों के चारों तरफ कोई भी कोशिका का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसे केंद्रीय भ्रूणपोष। अगर इन्हीं केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका का निर्माण हो जाता है तो उसे बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। और केंद्रीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का अगर मिश्रित रूप है तो वो आपके कहलाता है हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। ये आपको यहाँ पे भ्रूणपोष के बारे में मैंने आपको एकदम डिटेल से बता दिया। ठीक है, अब देखो भ्रूणपोष का ये रहा यहाँ पे कार्य आप देख सकते हैं कि भ्रूणपोष की कोशिकाओं में पादप जाति के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उपस्थित होते हैं। यह भ्रूण परिवर्धन का प्रारंभिक अवस्था में उसे क्या करता है? पोषण उपलब्ध करवाता है। ठीक है, कुछ पादपों में कोशिकीय भ्रूणपोष में चुस्कांग पाए जाते हैं। चुस्कांग मतलब हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं, जो किसी भी आपके मान लो कोई भी पदार्थ है उनका क्या करते हैं? चूषण करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। जो भ्रूणपोष तथा उसके बाहर उपस्थित कोशिकाओं से भोजन का क्या करते हैं? चूषण करते हैं। ठीक है, और भ्रूणपोषी बीजों में बीज के अंकुरण के समय भ्रूणपोष नवोद्भिद मतलब जो भ्रूण होता है उसको क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। तो ये आपके यहाँ पे भ्रूणपोष एंडोस्पर्म के बारे में हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। और आपके जो द्विनिषेचन का महत्व था वो भी हमने पढ़ लिया। एक आपके द्विनिषेचन व्यतिरिक्त संलयन के बारे में भी हमने आप यहाँ पे डिटेल से पढ़ लिया है। ठीक है, अब जो हमारा बाकी का जो पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंटों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।